राजेंद्र सिंह जी से मिलने आए हैं जो गोदावरी के ऊपर काम करते हैं। 2001 में इनको रमन मैगसेसे अवार्ड मिला और ये नदियों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते आए हैं और आज वो नासिक में। वंदे मातरम मित्रांनो, आपण आत्ता आलेलो आहोत रामकुंडावर आणि आज नाशिकमध्ये जलसंवाद होत आहे गोदावरी आणि कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर। भारताचे जलपुरुष जे आहे डॉक्टर राजेंद्र सिंग जी हे मध्ये म्हणजे इथं आमच्या समोर येत आहे आणि राजेंद्र सिंगजी येत आहे। तर आज नाशिककरांची त्यांच्याबरोबर चर्चा होणार आहे। तर ती कशा पद्धतीने होते, आमचं नाशिककरांचं काय म्हणणं आहे आणि ते गोदावरीला वाचवण्यासाठी काय आपल्याला नाशिककरांना टिप्स देतात। तर बघूयात। मागे एक आरतीचा आवाज खूप मोठ्या जोरात चालू आहे, तर मी प्रयत्न करेल की तो आवाज डिस्टर्ब नाही करणार याचा। हॅलो, माननीय राजेंद्र सिंग जी आलेले आहेत। आपण म्हणणार आहोत ब्रह्मगिरी की हरियाली, गोदावरी की पवित्रता। गोदावरी नदीचं पुनर्जीवन व्हायला पाहिजे, त्यासाठी आपले एक दबाव गट आपण तयार केला गेला पाहिजे। अशी त्या मागची गोदावरी नदीची काँक्रीट मुक्ती, गोदावरी नदीचं पुनर्जीवन, गोदावरी नदीच्या उदरात असलेले जिवंत जलस्रोतचे पुनर्जीवन यासाठी खर्च न होता फक्त रामकुंड पर आप सबसे मिलके अच्छा लग रहा है। हम जानते हैं कि हमारी माँ गोदावरी की जो इस वक्त की बीमारी है वो हृदय रोग की है। हृदय रोग उसे कहते हैं जो उसके अंदर का प्रवाह है वो आज़ादी से जहाँ जाना चाहता है वहाँ उसके जाने में अवरोध हो। उसके कारण जैसे इंसानों को हृदय रोग होता है वैसे ही हमारी माँ गोदावरी को हृदय रोग है। लेकिन हमारी सरकारें इस हृदय रोग का इलाज या तो कभी गोदावरी को ब्यूटी पार्लर के यहाँ भेज देती है और कभी कभी डेंटिस्ट के पास भेज देती है। डेंटिस्ट जैसे हमारा जबड़ा चढ़ाता है वैसे ही माँ गोदावरी के जहाँ गोदावरी बहती है वहाँ सीमेंट फैलाता रहता है, सीमेंट कंक्रीट। और गोदावरी का जो प्रवाह है उस प्रवाह को बढ़ाने के लिए, उस प्रवाह को अविरल निर्मल बनाने के लिए वो कदाचित कोई काम कर नहीं रहा। पिछले 30 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, जब भी कुंभ होता है तब बहुत पैसे आते हैं, पर कदाचित ये सरकारें माँ की जो असली बीमारी है गोदावरी की, उसका इलाज करने वाला ना तो कभी डॉक्टर ढूंढते और ना कभी उसका इलाज कराने के लिए वो ठीक से व्यवस्था करते। क्या करते हैं कि सीमेंट कंक्रीट फैलाने में उनको आसानी से पैसा मिल जाता है, तो माँ गोदावरी के तल पर सीमेंट कंक्रीटाइजेशन करके हमारे जो नेचुरल कुंड थे उनकी बर्बादी करने का काम, और हमारी माँ के जो शरीर में रक्त बहता है जिसे हम गोदावरी का गंगा जल अमृत कहते हैं, उसमें गंदगी फैलाती। दोस्तों, ये काम ऐसे बोलने से नहीं होता। आज हमने यहाँ के कमिश्नर और कलेक्टर और यहाँ के DCF वगैरह के साथ गोदावरी के बारे में मीटिंग की और हमने उन्हें ये कहा कि तुम्हारे पास जो एक कुंभ का पैसा आ रहा है उसमें जो नासिक के लोगों ने जो प्लान बनाया है, नासिक के लोगों में जो गोदावरी की समझ है उस समझ के अनुसार आप लोगों को कुछ काम करना चाहिए। अब जैसे ये लोकतंत्र में अधिकारी लोग अपने नेताओं की भाषा बोल देते हैं, हाँ हम ये करेंगे, ये अच्छा, आपका बहुत अच्छा सुझाव है।
अच्छा लगता है हमें सब सुन के उनकी बातें भी, क्योंकि आखिर तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना जिसको हम चुन के भेजते हैं। तो हमारी गलती है कि हम उससे काम नहीं लेते, तो गलती फाइनली हमारी हो जाती है। इसलिए गोदावरी का जो इस वक्त का सवाल है वो है कि गोदावरी का जो प्रवाह है वो प्रवाह ठीक नहीं है, उसमें गंदगी है और उसको जितना जल प्रवाह चाहिए उतना जल प्रवाह नहीं है। इसलिए गोदावरी की सेहत खराब है। माफ करना, मैं जरा सच्ची बात कहता हूँ, गोदावरी इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। गोदावरी की जो बीमारी है वो गोदावरी अब स्वस्थ नहीं है। गोदावरी के प्रति हमारे मन में जो विश्वास है उस जल के प्रति और उसके प्रति जो हमारे मन में आस्था है, उस आस्था के कारण हम उसकी पूजा भी करते हैं और उसमें स्नान भी करते हैं। पर वो जो आस्था का प्रभाव है, वो आस्था का प्रभाव आज का नहीं है, वो पुराना है। जब सचमुच गोदावरी का जल अमृत के समान था और उस जल में जो विशिष्टताएं थी, उस जल में जो गुण थे, वो गुण अब गोदावरी में बचे नहीं हैं। तो गोदावरी का जल तो सचमुच इस वक्त बीमार है और ये जो बीमारी है जल की, यदि इसको ठीक नहीं किया गया तो फिर एक दिन ये होगा कि जो लोग उसमें अभी तो नहा के बच जाते हैं, अभी उतना बीमार नहीं होते, पर वो दिन भी आएगा जब आप गोदावरी में गुच्चक लगाएंगे और फिर बीमार होकर निकलेंगे। माफ करना, जरा मैं राम कुंड पर ऐसी बातें आप लोगों के साथ कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, पर कभी कभी सच्चाई तो आपको बोलनी ही पड़ेगी। कोई तो बोलेगा यार नहीं बोलेंगे और हम मीठी मीठी भाषण देके चले जाएंगे तो फिर तो हमें मतलब ये अपराध तो हमारा होगा ना भाई। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें दिखावा नहीं चाहिए। गोदावरी पे 15,000 करोड़ रुपए जो आए हैं, जो आने हैं, उनको दिखावे पे खर्च नहीं करके गोदावरी का जो प्रवाह है, उसकी जो सेहत को ठीक करता है, जो गोदावरी के स्वास्थ्य को ठीक करता है, वो उसका जल का प्रवाह है। तो वो जल के प्रवाह को हम कैसे ठीक रख सके, कैसे आज़ादी से बढ़ा सके, वो करने की जरूरत है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप पिछले 50 सालों से नदियों के लिए काम करते हैं। मैंने अभी तक हिंदुस्तान की 23 नदियों को जिंदा किया है अपने 50 साल में। ज़्यादातर ये नदियाँ राजस्थान की हैं, पर 2 नदी आपके महाराष्ट्र की भी हैं। एक नदी ये जो सांगली जिला है उसमें अग्रणी है और दूसरी का नाम महाकाली है। पिछले 15 सालों में वो आप तो जानते हैं, कोटे महाकाल जब ये पूरा बेपानी इलाका था और वो उस इलाके की ये अग्रणी और महाकाली बिल्कुल सूखी हुई थी, मर गई थी और किसान बेपानी होके विस्थापित हो रहे थे। लेकिन हमारे साथियों ने, जल बिरादरी की टीम ने पिछले 13 वर्षों में कंटिन्यूअसली उसके ऊपर से लेके नीचे तक काम करने के कारण जो बारिश के दिनों में पानी आता है वो उसमें रुक जाता है और रुक के दिन फिर गर्मी के दिनों में भी चलता है। ये गोपाल जी पाटिल यहाँ बैठे हैं, ये एक बार मुझे अपने, मैं गांव का नाम भूल गया इनके, गुड़गांव, हाँ, वो वहाँ लेके गए थे और इन, हाँ, क्या नाम था, नांदुर्ली। तो मैं भूल गया हूँ, बहुत दिन की बात है। तो हम गए इनके साथ, 3 दिन वहाँ रहे और इन्होंने अच्छी कोशिश की वहाँ के लोगों के साथ मिलके कि उस नदी को पेरेनियल कर दें, पूरे साल बहने वाली कर दें, उसको बहाने का काम। तो यूँ छोटी छोटी कोशिशें हुई, पर नदी को एक कॉन्टिन्यूएशन चाहिए। नदी, देखो आप इतिहास बहुत जल्दी बदल सकते हैं,
इतिहास बदलना बहुत कठिन काम नहीं है, पर नदी को बदलना भूगोल बदलने का काम है। तो भूगोल बदलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है और ज्यादा लोगों को तैयार करके करना पड़ता है। मैं आपके सामने रामकुंड पे खड़ा होकर नासिक में ये बोल रहा हूँ कि हमने पिछले 50 सालों में 23 नदियां जिंदा की, और वो राजेंद्र सिंह अकेला नहीं कर सकता। राजेंद्र सिंह ने हजारों लाखों लोगों को तैयार करके लंबे समय तक काम करके नदियों को जिंदा किया। मैं आज रामघाट पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इस नदी को भी शुद्ध सदा नीरा बना सकते हैं, पर शुद्ध सदा नीरा बनाने के लिए इसके कैचमेंट की जितनी भी छोटी छोटी धाराएं हैं उनको आजादी से बहने का अवसर आपको देना पड़ेगा। जब वो रुक जाती हैं, बंद जाती हैं, तो नदी की हत्या हो जाती है, नदी मर जाती है, और फिर वो आपके कंट्रोल में है कि भाई यहाँ अभी कुंभ हो रहा है तो गंगा सागर से डैम से जरा पानी छोड़ दो, नहीं तो हाहा होने लगेगी, सरकार के खिलाफ नारे लगने लगेंगे। तो जब आप नदी को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करते हैं तो नदी की आजादी, नदी का अधिकार सब खत्म हो जाता है। नदी के मुख्यतः 3 अधिकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार होता है कि नदी की जमीन केवल नदी के लिए होती है, उसके टाइटल चेंज नहीं किए जा सकते, उसके राइट चेंज नहीं किए जा सकते। उसका अधिकार नदी को है। नदी की जमीन को आप किसी शहर को बसाने के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो नदी की जमीन नदी के लिए। नदी की जमीन 3 तरह की होती है। एक नदी की जमीन वो होती है जहां नदी बह रही है, इसको कहते हैं ब्लू जोन। दूसरी नदी वो होती है जब नदी में बाढ़ आती है और 5 साल में जहां एक बार पानी गया, 25 साल में जहां 5 बार पानी गया, उसको हम लोग नदी का ग्रीन जोन कहते हैं। जैसे जहां अभी आप बैठे हैं तो जब उसमें बहुत तेजी से पानी आएगा तो नेचुरली यहाँ पानी आएगा, तो ये उसका ग्रीन जोन है। और इसके ऊपर ये जो बिल्डिंगें हैं सड़क की परली तरफ, यहाँ एक रेड लाइन होगी, क्योंकि इसका सर्वे हुआ है बहुत। पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था कि हमें गोदावरी की जो जमीन है उसका पता चलना चाहिए कि हमारी नदी का ब्लू जोन कहाँ है, ग्रीन जोन कहाँ है, रेड जोन कहाँ है। तो इन लोगों ने, काफी साथियों ने कोशिश की थी। मुझे मालूम नहीं कि सर्वे यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, निशान हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है। निशान हुआ था, नहीं हुआ। ब्लू लाइन और रेड लाइन हुआ है निशान। ब्लू लाइन 2008 में। हाँ, हम लोग बहुत पहले से नदियों के अधिकार के लिए, क्योंकि नदी अपना अधिकार मांगती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के A41 में और G50 में नदियों के लिए बहुत क्लियरली सरकार की ड्यूटी और समाज का कर्तव्य 2 तरह के बहुत सफाई के साथ लिखा हुआ है, पर हमारी सरकारें भूल जाती हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि नदी की जमीन का अधिकार नदी को है, उसको अधिकार को जब हम छीन लेते हैं तो फिर वो नदी नहीं बचती। रामकुंड पर बैठ के सबसे पहले नदी की परिभाषा समझनी चाहिए कि नदी होती क्या है। पानी तो यार नहर में भी बहता है, उसको तो हम नदी नहीं कहते, तो नदी क्या होती है? भारतीय ज्ञानतंत्र में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में, नदी उसे कहा जाता है हिम से, हिमपात से या धरती के पेट से निकलने वाली जलधारा सूरज की किरणों के स्पर्श और हवा के स्पर्श और मिट्टी के साथ स्पर्श करके आजादी से बहती हो, वो नदी होती है। तो नहर तो नदी नहीं कह सकते, क्योंकि नहर तो आदमी के कंट्रोल में होती है। अभी माफ करना भाई, जो सच्ची बातें मैं कहूँगा, अभी गोदावरी भी आपने अपने कंट्रोल में कर ली है। तो नदी की माँ की आज़ादी आपने छीन ली है। माँ की आज़ादी, माँ को जो उसको आज़ादी थी, हम कहते माँ है, लेकिन हमने अपनी नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया। हम माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी माँ बीमार है। तो ये जो गोदावरी है, इसको यदि दोबारा से पुनर्जीवित करना है तो
तो एक तो ये कि जहाँ जहाँ हमने इसकी ज़मीन पे कब्जा किया है, वहाँ जो सीमेंट कंक्रीट हमने फैला दी है, उसको हटाना चाहिए। आज मुझे कमिश्नर पूछने लगा कि हमने आपके कहने से अच्छा ये हटा दिया, तो आप हमें ये बताइए कि जो पानी अभी बह रहा है वो पानी उसमें बहेगा कि नहीं। मैंने कहा जरूर बहेगा, आपका पानी कहीं नहीं जाएगा, बल्कि आपकी नदी का प्रवाह बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ जहाँ तुम लोग बैठे हो ना, यहाँ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स हैं, ऐसे यहाँ ऐसे वर्टिकल फ्रैक्चर्स नहीं है। जहाँ नदी में वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं वहाँ नदी का ऊपर का पानी नदी में नीचे जमीन में चला जाता है, और यदि उसका दबाव बराबर नहीं है तो फिर पानी बहता नहीं है। लेकिन जहाँ ये हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स होते हैं वो रिचार्ज का पानी उस नदी में ऊपर ही बहता है, वो नीचे नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने कहा चलिए तो फिर हम इसको देखते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ में एक कमेटी बना के जो कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर है ना, उसको ये अधिकार दिया है कि भाई ये जो डीकॉन्क्रीटाइजेशन करना है कि नहीं करना है, उस व्यवस्था को देखने का। तो आज उसने कहा कि यदि पत्थरों में से वो पत्थर जब स्नान करेंगे और लोगों के चुभ जाएगा तो हम क्या करें। तो हमने कहा देखो यार, पत्थर ऐसा पत्थर चुभता नहीं है, वो तो ऐसा पत्थर है ना, वो कैसे चुभेगा भाई, ये भी तो पत्थर ही है, तो इस पत्थर में उस पत्थर में क्या फर्क है। जब उन्होंने और बार पूछा तो मैंने कहा उसके लिए भी एक लिफ्टिंग होती है बीच में, जैसे इसको ऐसे करते हैं ना, तो आपको जहाँ बहुत ज्यादा कंक्रीट है वो दिख रहा है, उस पर विचार किया जा सकता है कि वो पत्थर ना चुभे लोगों के। तो अभी सरकार का मन नहीं है, सरकार का सचमुच मन नहीं है कि आपकी गोदावरी को आजादी से बहने के लिए वो कुछ करें। माफ करना, मुझे सच बोलना आता है, मेरे बस की ये घुमा के बात करना नहीं आता। तो जब सरकार की मंशा ना हो तो फिर नासिक के लोग क्या करें। नासिक के लोगों को एक तो ये करना चाहिए, कहाँ से ये गोदावरी की जितनी भी धाराएं आती हैं उन धाराओं पर ऊपर छोटे छोटे बांध नहीं, छोटे छोटे ऐसे बंधारे जिसमें मिट्टी नीचे ना आए, पानी आए। जब भी आप भारत को, उनकी नदियों को जीवन देते रहें, तो या तो वहाँ बहुत गहरे जंगल होते हैं, जंगल जो है वो पानी को पकड़ के जड़ों में और मिट्टी में बचा के रखता है, फिर वो प्रवाह नदी को जीवन देता है। यदि जंगल नहीं है तो फिर वहाँ पर पानी के फ्लो को स्लो करने के लिए, पानी के फ्लो को स्लो करके नीचे रिचार्ज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था ढूंढनी पड़ती है, जिसको चेक डैम कहते हैं, जिसको गली प्लगिंग कहते हैं, जिसको नाला बंडिंग कहते हैं, जिसको बंधारा कहते हैं आपकी भाषा में, लूज स्टोन चेक डैम कहते हैं। ये अलग तरह के, जिससे पानी जहाँ दौड़ता है वहाँ रेंगने लगे, और जब पानी रेंगने लगे तो धरती के पेट में बैठ जाए और उसको सूरज की डिपॉजिट होगा, तो वाटर लेवल रिचार्ज करके ऊपर आएगा और फिर छोटे छोटे स्प्रिंग्स निकल के आपकी नदी का जीवन दे देंगे। इसलिए दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको अपनी गोदावरी को शुद्ध सदा नीरा बनाने की चिंता है, आप गोदावरी माँ के पेट में बैठे हैं इस वक्त रामकुंड पर। यदि सचमुच चिंता है तो सरकार पे ये दबाव डालना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि सरकार के पास बहुत खजाना है इस वक्त, 15,000 करोड़। तो ये जो पैसा है ये गोदावरी की हेल्थ ठीक करने पर खर्च होना चाहिए, गोदावरी का दिखावा करने के लिए नहीं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? जो सहमत है मुझे ताली बजा दे तो मैं देख लूँ कि कौन लोग सहमत है। कम से कम लोगों के मन में गोदावरी बह रही है, आप सबके मन में गोदावरी बह रही है। नहीं तो आप कहते हैं यार ये सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग अच्छी लगती है, क्या करना। तो नंबर 1 काम है कि ऊपर की जितनी भी छोटी छोटी धाराएं हैं उन धाराओं को पेरेनियल करना चाहिए।
और ये बात मैं किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने अपने हाथों से 23 नदियों में किया है। और 23 नदियां राजस्थान की जहां बारिश बहुत कम होती है उनको शुद्ध सदा नीरा बनाया। तो यहाँ करना ये काम आसान है, क्योंकि राजस्थान के मुकाबले आपके पास वर्षा ज्यादा है और आपकी मिट्टी भी काली है। अरे हमारी मिट्टी तो हवा में उड़ जाती है, रेत है। तो आपके पास ज्यादा, आप भगवान के लाडले बेटे हैं। भगवान ने आपको हमारे मुकाबले ज्यादा लाड दिया है, प्यार दिया है। तो आप यदि थोड़ा सीरियसली इस काम को करेंगे तो गोदावरी आपकी दोबारा से पुनर्जीवित हो सकती है और ये काम किया जा सकता है। ये कोई सातवें आसमान की बात नहीं है, ये काम बहुत आसान है, सरल है, बट इसमें राज, समाज और संत, इन तीनों की कमिटमेंट चाहिए, इन तीनों का समर्पण चाहिए, राज का भी, समाज का भी और संतों का भी। जिस दिन ये होगा उस दिन गोदावरी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैं अभी बात खत्म करूं। नमस्कार सर, बैठिए ना प्लीज। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे, ये जो आपने बोला ना, मैंने 10 साल पहले भी आपका नासिक में सुना था, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यही था सर। हम लोगों ने आपको फेल कर दिया है सर, क्योंकि गलती आपकी या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की शायद नहीं है, लेकिन हम लोगों से गलती हुई है सर। क्योंकि 10 साल से आप नासिक में आ रहे हैं, नासिक ने आपको पूरी तरह फेल कर दिया सर। एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि ये जो डीकॉन्क्रेटाइजेशन है, अभी आपने जो बताया ब्लू लाइन का, क्योंकि मेरे को याद है आप बहुत पहले से ये कहते रहे हैं कि सेपरेट रिवर फ्रॉम सीवर, आपने पता नहीं क्यों ये लाइन छोड़ दी। अब ये बहुत ही मेरे को दुख लगा इसका कि आपने कैसे इतनी इम्पोर्टेंट लाइन को छोड़ दिया कि ब्लू लाइन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो बजा दो कि इसमें कम से कम 10 साल पहले मैंने सचमुच यहाँ ये कहा था कि हिंदुस्तान में जब नदियाँ ठीक थी तब तक हिंदुस्तान के लोग रिवर और सीवर को सेपरेट रख के नदियों की अविरलता और निर्मलता की रक्षा करते थे। और ये राज नहीं करता था, राज तो लालची है, समाज भी लालची है, लेकिन संत लोग जो हैं ऐसे खड़े हो जाते थे कि देखो भाई ये गलत काम हम नहीं करने देंगे। अभी क्या है, संतों ने मुंह मोड़ लिया है और वो अपना घर में दुबक के बैठ जाते हैं। पता नहीं वो क्यों डरते हैं, धोती वोती का उनको डर है, क्या है मुझे मालूम नहीं। नहीं, पुराने जमाने में जो संत लोग होते थे उनका काम ही ये होता था कि जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ, भाई संत को किसका डर, क्यों डर? वो तो गलत काम को गलत कहने के लिए हम सबके बीच में आके बोलता था। पर आजकल संत लोग हमारे नेताओं की धोती पकड़े हुए पीछे पीछे घूमते हैं। वो उन्होंने जो उनका असली काम था वो छोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए हमारी नदियां बीमार भी हो रही हैं और अभी आईसीयू में भर्ती हैं। कितने दिन जिंदा रहेंगी हमें मालूम नहीं। अब तुम अपनी बात करो। सर रिक्वेस्ट ऐसी थी कि जो आपने कहा राज, समाज और संत, आपसे बड़ा कोई संत नहीं है सर नदियों के लिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, अगर आप हमें समाज समझें तो समाज और संत मिलकर ये जो राज, कमिश्नर, कलेक्टर वगैरह है ना सर, वो एकदम घुटनों पे ला सकते हैं सर आप। तो आपसे रिक्वेस्ट ऐसी है कि सर जैसे आप आते हैं, पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से 20 बार आए होंगे आप, 50 आपने कार्यक्रम किए होंगे, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा कलेक्टर्स के साथ मीटिंग हुई होंगी आपकी, लेकिन अभी भी गटर गोदावरी में जा रहा है, अभी भी एसटीपी प्लांट्स का वही हाल है सर, अभी भी प्लास्टिक वैसे ही यूज हो रहा है। तो एक सर छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट था, या आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है सर, हम तो चलो जैसे भी हैं सर, लेकिन वाटरमैन तो आप हैं, जल पुरुष आप हैं सर। 2001 में मैगसेसे अवार्ड आपको मिला है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। आप संत बनकर हमें यहाँ पर गाइड करें सर, और थोड़ा टाइम
नासिक को दें सर, सेलिब्रिटी की तरह आए और ना जाएं, आपको बुरा लगेगा मुझे मालूम है, लेकिन सर ये सेलिब्रिटी स्टेटस को थोड़ा सा हटाकर एक 15 दिन के लिए सर नासिक को दें। आप अनशन करें सर, हम लोग आपके साथ हैं। ये कलेक्टर कमिश्नर घुटनों पे आ जाएंगे सर 2 दिन में सर, 2 दिन में ये डीकॉन्क्रीटाइजेशन हो जाएगा सर। 5 दिन लगेंगे सभी गटर्स को बंद करने में। और अभी तो सर 3200 करोड़ का इनका प्लान है एसटीपी बनाने का। 8 बड़े एसटीपी बना रहे हैं सर, और कहां बना रहे हैं? ब्लू लाइन के अंदर। सभी कंस्ट्रक्शंस ब्लू लाइन में हो रहे हैं सर। आपसे निवेदन है सर 15 दिन का समय निकालें सर। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन घुटनों पे आ जाएगा सर, जो 10 साल में नहीं हुआ 15 दिन में हो जाएगा। और आपको मैं अपनी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूं सर, अगर आप यहां पर अनशन पे बैठेंगे तो हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सर आप इसको ये मत कर दीजिएगा, मेरे को मालूम है आप इसको कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं सर। आप बोलेंगे कि ये आपकी नदी है, आप लोगों को आना चाहिए सर, लेकिन संत की जरूरत है, समाज तैयार है, और संत को अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। 15 दिन का समय दीजिए सर, अपन ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को घुटनों पे ला देंगे। थैंक यू सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? जगबीर सिंह। जगबीर सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं इनकी एक एक बात से सहमत हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों को यदि घुटने पे लाना होता है तो फिर वो मीठी बातें करने से नहीं होती, वो तो फिर सीधी बात कहनी पड़ती है। और सीधी बात कहने के लिए यदि बात से नहीं माने तो उनके दरवाजे पर बैठना पड़ता है। भूखे रहे प्यासे रहे, उसकी सही बात है। और मैं तो अपने सामाजिक काम के 50 सालों में जो इन्होंने कहा सचमुच वो ही मैंने किया, और जहाँ मैंने वो किया मैं कभी फेल नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि देखो हमने आपको फेल कर दिया, ये बात भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं फेल इसलिए हुआ कि मैं बहुत सारी बात जब भी आता हूँ तो खासकर यहाँ के कमिश्नर्स, कलेक्टर्स और फील्ड में जाके बातचीत करके, मैं भी आज सुबह सबसे पहले फील्ड में ही गया। ऐसा नहीं है, मैं कभी अपने जीवन में अपने को सेलिब्रिटी मानता ही नहीं। ये बात इन्होंने ज़रा गलत कही, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं है। आज सुबह भी जब हम पत्थर के बांध बना रहे थे तब भी मैंने बच्चों से कहा, करीब 400 बच्चे होंगे इंजीनियर के, आर्किटेक्ट स्कूल वगैरह के, कि देखो भाई हम पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाते हैं पर नदियों की पीड़ा और नदियों का दर्द नहीं समझते। आज जो आप पत्थरों का काम कर रहे हैं ये नदी के दर्द को ठीक करने का काम है। और बच्चों ने बहुत ताकत से, जो पत्थर नहीं उठा सकते थे, पत्थर ला के नदी में पानी नीचे आए। वो जो आपका वो अहिल्या डैम है ना, अहिल्या डैम की क्षमता घट गई, अब उसमें पानी नीचे बहुत सिल्ट हो गया। और जब यदि आपका कुंभ होता है तो वो जो घाट है, उन घाट पे पानी नहीं दे सकते त्र्यंबकेश्वर में, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तो मैंने कहा कि त्र्यंबकेश्वर में मिट्टी नहीं आनी चाहिए, पत्थर नहीं आने चाहिए, त्र्यंबकेश्वर में पानी आना चाहिए। इसलिए जहाँ पानी दौड़ता है उसको वहाँ रेंगना सिखा दो, और जब वो रेंगने लगे तो उसको नीचे जाने दो, बांध में इकट्ठा होने दो। मैं अभी तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो अभी चंद्रपुर जा रहा हूँ, रात को मेरी ट्रेन है, नहीं तो मैं इनसे ज़्यादा पकड़ हूँ, पता है ना गोपाल सिंह जी। हाँ, पर अभी जो इन्होंने मेरे से निवेदन किया, अभी तो मैं नहीं बैठ सकता। मुझे जो मेरे थोड़े कमिटमेंट हैं उनको मैं पूरे कर लेता हूँ, और फिर मैं आप सबको 3 महीने में मार्च, क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट हैं मेरे लिए, एक दिन भी मुश्किल होगा और सबको मना करना भी मुश्किल होगा। पर मैं, यदि आप लोगों की तैयारी है, देखो ईमानदारी से बोलना, ऐसे नहीं कहना यहाँ तो कह दिया कि हम सब साथ हैं और चलो सरकार को झुका देंगे। नहीं तैयारी है सर। तैयार है सर, तैयारी है सर, सब तैयार है सर।
सर आप 2 महीने बाद दे दीजिए सर, 15 दिन का टाइम, 2 महीने 3 महीने बाद। ठीक है, जब आपको तो हम लोग मार्च, समझ में आएगा? मार्च मार्च शुरू में आ जाएगा। मेरी कमिटमेंट ज्यादातर, हाँ नहीं मार्च में, मैं यार वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अप्रैल सर, अप्रैल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेंगे अप्रैल बोलो, तैयारी है? देखो ये भाषण नहीं है भाई, और ये इवेंट भी नहीं है। जरा सोच समझ के कहना कि यदि इस नदी को जिंदा करना है तो फिर तो मैं एक बार आपको छोटी सी 1 मिनट में बात बताता हूँ। देखो जब समाज का काम करना होता है तो समाज का काम मैं जानता हूँ बहुत थैंकलेस होता है। आप अपनी लाइफ दे दीजिए, लोग आपको भूल जाए। मैं जीडी अग्रवाल को जानता हूँ। जीडी अग्रवाल इस दुनिया के सबसे बड़े रिवर साइंटिस्ट थे और मेरे साथ तो उनका बहुत गहरा रिश्ता था। हम दोनों तो तरुण भारत संघ के वो उपाध्यक्ष थे और मैं अध्यक्ष था। बहुत गहरा रिश्ता था। मैंने बल्कि उनको कहा था कि जो लोग, जो नेता बोलते हैं ना, वो मानते नहीं है किसी की और सुनते भी नहीं है। तो आप ये इसको भूल जाओ कि वो जो कह रहा है कि मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है और अब मुझे गंगा से कुछ लेना नहीं है, अब गंगा को देना ही देना है। मैंने कहा वो देने वाला कुछ देगा नहीं आपको, आपके प्राण ले लेगा। और वही हुआ। 111 दिन की जीडी अग्रवाल ने गंगा के किनारे बैठकर तपस्या की और उन्होंने अपने प्राण दे दिए हरिद्वार में गंगा के किनारे। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जीडी अग्रवाल जैसा नहीं होने देंगे। उसके पहले सुना आपने? नहीं होगा सर 15 दिन में सर उनको घुटनों पे ला देंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन को। नासिक बहुत खतरनाक है। समाज तैयार है सर, संत को तैयारी करनी है। हम सब तैयार है सर। अग्रवाल तो नहीं करेंगे, हम होने 5 देंगे। को अप्रैल का टाइम दे दीजिए सर, 15 दिन बस। मैं जगबीर सिंह से सहमत हूँ सर, हम सब तैयार है नासिक कर। हम पीछे नहीं हटेंगे सर। गोदावरी के लिए सब एक यही जगह है अच्छी है। बैठने की, हाँ यही जगह अच्छी है बैठने की। चलिए तो फिर सर हम अप्रैल- इसका प्रैक्टिस करेंगे तब हर रविवार को अभी 4 बजे देखिए आने 3 का महीने बोल हैं। दीजिए सब। अभी आपके हाथ में 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। और घोषणा कर दो कि भाई यदि आपने ये नहीं हटाया तो आज हम लोग सर्वसम्मति से इस बात को घोषित कर दें कि अप्रैल में हम हटवाएं। इसलिए भी कौन होगा? यही तरीका होता है। हम लोग प्यार से समझाते हैं, समझाने के साथ साथ काम भी करते हैं और फिर यदि सरकार अड़चन बने तो फिर संगठित होकर सत्याग्रह करते हैं। तो ये जो जगबीर ने सत्याग्रह करने का कहा, हम कुछ अपने लिए तो मांग नहीं रहे। ये सत्य है कि हमें माँ गोदावरी चाहिए जैसी वो पहले आज़ादी से कहती थी, वो आज़ादी से कहे, यही चाहिए ना। तो हम लोगों को जरा सोच लेना चाहिए और थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, तब तक होमवर्क कर लीजिए कि कैसे आगे बढ़ना। और मैं आज एक बार और फिर कहता हूँ कि राजेंद्र सिंह कोई सेलिब्रिटी नहीं। सॉरी सर। सर वो क्या है, 15 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जो उनका जो गुस्सा है वो निकल, उनको ऐसे नहीं कहना था क्योंकि हाँ, नहीं है। नहीं, क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर अपनी सफाई देना मेरा कर्तव्य है। नहीं, आप सुनिए सर, क्योंकि वो भी है, हम लोग है ना सब यहाँ पे, देवांग गांधी सर भी है और राजेश पंडित है या जगदीश सर है। हम लोग नदी में खड़े होके कितने दिन हमने किया है। हमने, हमारी खाली यही कोशिश थी, लोग अगर पूजा करने आते हैं, वो सेलिब्रिटी होते हैं, आपको नहीं बोलती मैं, वो आते हैं तो कम से कम पानी पी के दिखाए, तो वो तक नहीं होता। तो हमारी ये जो अंदर का ये था, उनको ये नहीं था। आपसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, इसलिए आपके साथ हम, आप अगर बोलते, आपका नाम भी आता है, तब ये सब काम हो ही जाएगा। ये जो अग्रवाल की बात की ना, वो नहीं हो रही, हम करने ही नहीं देंगे ऐसा। मैं चाहता नहीं करने देंगे सर, जिंदा अपने लिए नहीं रहना चाहता, भारत की नदियों के लिए जिंदा रहना चाहता। बाकी तो मुझे क्या है, मुझे तो आनंद ही है।
मैं दूसरा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तरुणों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वही चेहरे सर जो हमेशा दिखते हैं, वो आपको बोल रहे थे कि आप 10 साल से आ रहे हैं, वो भी 10 साल से 20 साल से वही चेहरे दिखते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए चेहरे मिले इसमें, लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना सर, सबके पेट भरे हुए हैं, सबके 2-2 जनरेशन ऐसे थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन हमारे पेट भरे हुए हैं। तो हम उन लोगों को कैसे जोड़े जिसका जीवन उसके हाथ पे है। हम मराठी में बोले तड़ हाथावर जीवन है। तो वो जो आदमी है जो स्लम में रह रहा है, नदी के किनारे रह रहा है, वो नदी को खराब भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नदी के नजदीक भी वो है। उसको कैसे हम जोड़े, उसके लिए कुछ आप मैसेजिंग में हमें हेल्प करें। देखो, नदी ना कोई अमीर देखती ना गरीब देखती, नदी तो हम सबकी होती है और वो सचमुच हमें माँ की तरह प्यार करती है, सबके लिए है। पर इन दिनों में जो सचमुच नदियों पर जो जिंदा थे, नदियों के नाविक जो नाव चलाते थे, मछुआरे जो मछली पालते थे, और पुजारी जो नदियों के किनारे पूजा करते थे, ये नदियों के सच्चे नाविक भी, मछुआरा भी, पुजारी भी, ये नदी को सचमुच में जीते थे, उनके जीवन में था। पर नदी का व्यवहार जब से हम लोगों ने अपनी मुट्ठी में ले लिया है, नदी को जब से हमने कंट्रोल कर लिया है, तब से मछुआरे की मछली चली गई और जो नदी के किनारे रहते थे नाविक लोग जो नाव चलाते थे, उनकी नावें चली गई। गरीब लोगों की हालत और ज्यादा गरीब होती जा रही है और वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं। गोपाल भाई, अब तो अपनी बीमारी बचा लेते हैं भागीरथी से, गोदावरी से, क्योंकि आपको थोड़ा समझ भी है और थोड़ा गोदावरी पर आप ज्यादा जिंदा, उस पर ज्यादा आधारित नहीं है। लेकिन जो गोदावरी पर आधारित रहते थे गरीब लोग, उनकी सेहत आप देखेंगी कितनी तरह की बीमारियां आ रही हैं उनके जीवन में, उनकी सेहत खराब हो रही है और सेहत को ठीक करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है और जो कमाई का धंधा था वो बंद हो गया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ इनके सवाल के जवाब में कि हम लोगों को गरीबी अमीरी की बात छोड़कर जो माँ भागी गोदावरी पर आधारित लोग हैं, जिनकी सेहत पर संकट है, जिनकी हेल्थ पर संकट है, जिनके रोजगार पर संकट है, जिनको अपनी जीवन जीविका और जमीन को बचाने का संकट है, उन लोगों को भी हमें मिलकर माँ गोदावरी की सेहत ठीक करने के काम में जोड़ना चाहिए। वो माँ के सच्चे बेटे और बेटियां हैं, उनको हमें किसी भी तरह अलग नहीं मानना चाहिए। अभी मैं तुम्हारे सवाल का केवल इतना जवाब देता हूँ। अगर जब ये कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा था, तब अगर हमारी संस्था या हमारे लोग वहाँ खड़े होते तो आज ये इतना फिर से रिवर्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि तब वहाँ पे स्रोत है, ये सब लोगों को पता था। तो तभी हमारे जो भी ये एनजीओज है, संस्था है, उन्होंने स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि जो सरकार का पैसा हम बोल रहे हैं वो जनता का ही पैसा है, तभी वेस्ट होगा। अभी जो डीकॉन्क्रीटाइजेशन में है तभी खर्चा होगा। सो मुझे लगता है कि गंदा होने से पहले रोका जाए और कॉन्क्रीटाइजेशन होने से पहले रोका जाए, तभी को स्वीकार करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी दादी, मैं छोटा था, मैं देख रहा था, मेरी दादी दूध पका रही थी और दूध में ऊपर से एक छपकली गिर गई। मेरी दादी ने किसी से नहीं पूछा, पूरा जो उसमें दूध था उसको बाहर फेंक दिया। तो देखो, जब आपको दिख जाए कि गलती हो, अब अपने पुराने दिनों को याद करेंगे तो आप कहीं आगे नहीं पहुंच पाएंगे। अब वो गलती जो दिन चले गए, अभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो अभी हमें अच्छा करने के लिए इस वक्त
संवाद करना, विमर्श करना और किसी ठीक निष्कर्ष पर पहुंचना हम सबकी जिम्मेदारी है, और खासकर पर्यावरणविदों की ज्यादा जिम्मेदारी है। उनको कोई छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए अब इस बात को भूल जाए कि भाई गलती हो गई, जो हो गया, किसकी हुई नहीं हुई अभी छोड़ दें। अभी हमें आगे कैसे अच्छा करना उस पर सोचें। हाँ, मैं इसलिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपके आने से लोगों में जागृति आ गई है। जैसे हमारे देवेंद्र जी है, देवांग जानी है और कोई लोग हैं यहाँ पर पर्यावरण के लिए खड़े हो गए। लेकिन से विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ, मुझे मतलब मैं आपसे आह्वान नहीं चाहता उसका, मैं इसका उत्तर ढूंढ रहा हूँ मैं कि 10 साल हो गए माननीय राजेंद्र सिंह जी नासिक में आ रहे हैं और हमें जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रशासन पर क्या असर हुआ, लोगों पर क्या असर हुआ, और अभी तक हम उसको गंगा जी को, माता जी को हम क्यों नहीं शुद्ध कर पाए? इसकी क्या वजह है? क्या प्रशासन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये वजह है? कि आपका कोई मानते नहीं है, ये वजह है? कि लोगों में ये जागृति नहीं है? क्या वजह उसकी हो सकती है? आपने जिन तीनों वजह को कहा, आसान जवाब ढूंढना हो तो मान लेते हैं कि ये तीनों वजह हैं, पर मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जब तक समाज संगठित नहीं होता और राज चलाने वाले राजनेताओं को ये डर नहीं लगता कि अगली बार जब वो चुनाव में लड़ेंगे तो ये लोग तुम्हें जरा पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तब तक वो किसी की सुनता नहीं, और किसी वक्त उसने तुम्हारी बात मान के हाँ भी कर दी तो वो कलेक्टर को, कमिश्नर को कहेगा कि यार मैंने उनको वायदा तो किया है कि ये डीकॉन्क्रेटाइजेशन करना है, और तुम कुछ रास्ता निकालो कि डीकॉन्क्रेटाइजेशन ना करना पड़े। तो मिडिल वे, बीच का कोई रास्ता वो ढूंढ लेते हैं। पर मुझे लगता है कि यदि हम सचमुच सीरियसली ये बात मान लें कि गोदावरी बीमार है और वो आईसीयू में भर्ती है, तो फिर उसके बेटे और बेटियों की ड्यूटी क्या है? फिर उसके बेटे और बेटियों की ड्यूटी ये है कि माँ का ठीक डॉक्टर ढूंढकर इलाज कराए, और इलाज वही कराए जो माँ को जरूरत है। मैंने कहा कि तुम्हारी माँ, मेरी माँ कार्डियक बीमारी की बीमार है, हृदय रोग की बीमार है, और उसका इलाज कर रहा है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिफिकेशन। तो ब्यूटिफिकेशन से हमारी माँ ठीक नहीं हो सकती, तो फिर इस ब्यूटिफिकेशन को रोकने की तैयारी करने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ये कोई कठिन काम नहीं है। 10 साल में नहीं हुआ, अब हो जाएगा यदि हम सब संगठित होंगे। और इन सवालों का जवाब हम सबको पहले अपने गृहमान में झांक के देख लेना चाहिए, अपने आप देख लेना चाहिए कि भाई मैं भी तो गोदावरी का बेटा हूँ, तो मेरी ड्यूटी क्या है। जब तक हम अपने आप नहीं देखेंगे तब तक दूसरे नहीं सुनेंगे। और कोई प्लास्टिक्स पे काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। मुझे आपको पूछना था आपकी 50 साल की जर्नी में आपकी कहानी में प्लास्टिक्स कब आया एज अ परेशानी, और इधर अभी इतने लोग बैठे हैं, इतना सब बोल रहे हैं शासन के बारे में, ये करना चाहिए, ने अपनी एक्शंस टाइम पे लेने चाहिए, बट कंजम्पशन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, रिसोर्सेज कितना डिप्लीट कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है। तो आप प्लीज़ हमको 2 शब्द आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। और पहले मेरे को ये इसके लिए क्यूरियस है कि आपकी कहानी में प्लास्टिक कैसे आया और आपने कैसे डील किया उसके साथ। थैंक यू। प्लास्टिक मेरे जीवन में 17 साल पहले आया, जब हमारे आश्रम में प्लास्टिक जाती ही नहीं थी। जो जहाँ मैं रहता हूँ जिस आश्रम में, तरुण आश्रम उसका नाम है, तरुण भारत संघ का वो हेडक्वार्टर है। वहाँ 17 साल पहले प्लास्टिक में कुछ सामान बंद होके आया, और वो जो हमारा रसोइया था, जो रसोड़ा चलाता है,
उसने वो सामान निकाल के वो प्लास्टिक बाहर फेंक दी। तो मैंने पूछा रे ये प्लास्टिक कहाँ से आई? उसने कहा भाई साहब वो किशोरी हमारे गांव का छोटा सा बाजार है, उन्हें तो वहाँ से ये सामान आजकल वो प्लास्टिक में देते हैं। अब वो कपड़े में बांध के नहीं देते, वो प्लास्टिक में देते हैं। तो मैंने कहा भाई अब इसका क्या करोगे? तो उसने रसोई ने कहा मैं इसको जला दूंगा ना, जलाने से खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मैंने कहा जलाने से तो इसका जो धुआं है वो और ज्यादा खतरनाक होगा, तुम्हें पता है उसका धुआं? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होता है, इसको जला देंगे इकट्ठी करके तो धुआं चला जाएगा ऊपर दूर, तो हमारे यहाँ धुआं कुछ बीमारी नहीं करेगा। तो मैं पहले तो अपने रसोइया की बात बताता हूँ कि रसोइया को मुझे ये समझाने में कि प्लास्टिक का धुआं हमारे लिए कितना खतरनाक है, मुझे 10-15 दिन लगे उसको कि यार तुम कोशिश करो कि प्लास्टिक में मत लाओ, कपड़ा लेके जाओ, कपड़े में लेके बांध जाओ जो तुम्हें सामान लाना है, जो भी कुछ लाना है, क्यों ये लेके आते हो? और फिर उसके बाद तो मैंने देखा कि हमारे गांव में वो प्लास्टिक के वो जाने लगे पैकेट, मुरमुरे सब प्लास्टिक में बिकने लगे। अभी तो प्लास्टिक में हमारे गांव दबते जा रहे हैं और इस वक्त प्लास्टिक हमारे खून में भी आ रही है, हमारे खून में आ रही है। उसकी जो माइक्रो प्लास्टिक है वो इस वक्त बहुत सारी बीमारी प्लास्टिक के कारण हो रही है। फिर क्या हुआ कि अब से करीब 12 साल पहले, 12 नहीं 14 साल पहले हम गंगा की अथॉरिटी में मेंबर थे, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो हमने कहा भाई गंगा को यदि ठीक करना है तो प्लास्टिक गंगा से दूर रहनी चाहिए। तो हमारे कहने से उस वक्त जरा वो ना बोलने वाला प्रधानमंत्री था, ज्यादा बोलता नहीं था, कुछ कर देता कहा से। तो हमने कहा कि यार देखो ऐसा है कि ये कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक प्लास्टिक ना आए। तो उन्होंने कहा बहुत सारी दुकानें जो हैं वो गंगा जी के बिल्कुल किनारे हैं, तो 2 किलोमीटर तो नहीं कर सकते पर 1 किलोमीटर कर सकते। तो उन्होंने एक कानून बनाया तब गंगा बेसिन अथॉरिटी में कि गंगा के पास जो भी दुकानें हैं 1 किलोमीटर दूर तक प्लास्टिक नहीं जाए। बाकायदा कानून बना, केवल बात हमारी अथॉरिटी में तो पास हुआ वो, और उसके बाद तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ। दोस्तों ये सब होते रहते हैं और मुझे पता है इस नोटिफिकेशन से गंगा की प्लास्टिक रोकी में कानून बन गया। हम जैसे लोग अंदर बैठे थे तो कुछ कानून भी बदलवा दिया, लेकिन गंगा में जितनी प्लास्टिक पहले जाती थी, अब आज की तारीख में बोल रहा हूँ, आज की तारीख में उस समय से 10 गुना ज्यादा प्लास्टिक गंगा के चारों तरफ है। तो गंगा यदि प्लास्टिक की कहानी सुनोगे तो मेरा मार्मिक है, अब मैं ज्यादा नहीं सुनाना चाहता, यही खत्म कर दें। कंजम्पशन के बारे में, प्लास्टिक कंजम्पशन के बारे में थोड़ा पण आटोप तो घेऊया। डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए है सर ये। चलो आगे इस पर बात करें, आज ही मत डिस्कस करो। What I'm trying to say is, सुन लो। further concretization is stopped or limited, that will have a better effect than stopping concretization. हाईकोर्टाच्या ऑर्डरला सुप्रीम कोर्ट को क्या करें? देखो एक बात समझ लो कि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हम जो करवाना चाहते हैं वो अच्छे के लिए करवाना चाहते हैं। तो हम यदि डीकॉन्क्रेटाइजेशन के लिए कह रहे हैं और भारत की न्यायपालिका ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया है, तो इस पर थोड़ा विमर्श कर लेंगे। अभी जगदीश थोड़ा गुस्से में है, उसको भी थोड़ा शांत कर लेंगे और एक बार हम बैठ के इसका क्यों कॉन्क्रेटाइजेशन करने के लिए ये खड़े हैं ना श्रीमान जी, जरा आगे आइए ना, ये थोड़े पगला गए हैं, तो इतना पागलपन हम कैसे ठीक कर लेंगे, उस पर थोड़ा बैठकर निष्कर्ष निकालना है। इस निष्कर्ष को आज छोड़ दो, अभी मैंने कहा है कि मार्च में हम आएंगे और फिर उस वक्त बैठ के बात करेंगे। और आपसे हम दिल से बात करना चाहते हैं कि क्यों डीकॉन्क्रेटाइजेशन होना चाहिए। देखो डीकॉन्क्रेटाइजेशन की साइंस ये है कि यदि आप नदी के प्रवाह के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेयर क्रिएट कर देते हैं
तो नदी के जीवन में आपने अवरोध पैदा किया है और नदी की जो अपनी सजीवता है, नदी का जो अपना जीवन है, नदी के जो अपने प्रवाह हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। पर हम आपकी बात को भी उस वक्त बैठे बात करते हैं, इसमें क्या, ये तो खुला दरवाजा है। अभी आप मुझे इजाजत देंगे तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। वीकली प्रोग्राम दे दीजिए कि हमारा इतने मार्क पे दे तो हम आते हैं यहाँ पानी भी आते हैं। अभी बाबा जाए थे लाख देव आएंगे, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम रहेगा वीकली, हमको आपके मार्गदर्शन से जो अच्छा रहेगा। प्रोग्राम संपलेलं नाही, 1-2 मिनिटं बसा। बाईजी नासिक के जितने भी गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले हैं, पर्यावरण के लिए काम करने वाले हैं, वो अंडर वन रूफ आए हैं। फर्स्ट टाइम वैसा हुआ है, यानी कौन से भी संस्था कौन सी करो, रामतीर्थ गोदावरी समिति के पदाधिकारी वो लोग भी आज आए और सबका एक ही मोटो है कि गोदावरी सुंदर और स्वच्छ और पुनर्प्रवाहित